ये है 2023 का मॉक टेस्ट और इसमें सब्जेक्ट है पॉलिटी। आज हम देखेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ 10th शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ होती हैं, यानी 12 शेड्यूल्स होते हैं, जिसमें से जो 10th नंबर का शेड्यूल होता है वो रिलेट करता है अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। चूज़ हमें एक करेक्ट आंसर करना है। सबसे पहले है, द प्रोविज़न ऑफ 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार ऑल एप्लीकेबल आर नॉट एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज 10th शेड्यूल में कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाना है और नहीं हटाना है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। देन बी के बारे में डिस्कस करते हैं। अ मेंबर डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल विल नॉट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट बाय इलेक्शंस। तो अब ऑलरेडी इस लाइन में लिखा है कि एक जो एमपी हैं वो ऑलरेडी अगर डिसक्वालीफाई हो चुके हैं तो फिर वो दूसरा जो बाय इलेक्शन है यानी उनकी जगह का जो इलेक्शन है उसको कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि वो अब मेंबर नहीं है, तो ये भी हो जाता है रॉन्ग। अगला है, द डिसीजन ऑफ डिसाइडिंग अथॉरिटी यानी बात हो रही है या तो लोकसभा के स्पीकर की या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। द डिसीजन ऑफ द डिसाइडिंग अथॉरिटी अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज़ फाइनल एंड कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। सो इसका आधा पार्ट सही है कि भैया स्पीकर जो हैं लोकसभा के वो डिसाइड करेंगे कि किसी एमपी को हटाना है या नहीं हटाना है अंडर द 10th शेड्यूल, बट उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो यहाँ पर ये लाइन गलत है, इसलिए सी भी रॉन्ग हो गया। डी में लिखा हुआ है, अब एक ही ऑप्शन बचा, यानी डी करेक्ट है। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। सो दैट इज़ करेक्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वही डिस्क्वालिफिकेशन पर क्वेश्चनिंग करते हैं कि भैया क्यों इन्हें हटाया जा रहा है, रीज़न बताइए। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 358 सस्पेंड्स आर्टिकल 19। ठीक है, फाइन। आर्टिकल 19 जो है दैट इज़ अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार। तो आर्टिकल 358 जब लग जाता है, इट्स लाइक एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी जब लग जाती है तब आर्टिकल 19 क्या हो जाता है, कम्प्लीटली समाप्त हो जाता है। तो ये पार्ट बिल्कुल भी सही है। इसके बाद लिखा हुआ है कि वाइल आर्टिकल 359 सस्पेंड्स ऑल अदर राइट्स। तो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो सारे फ्रीडम राइट्स को हटा सके। ओके, ये ध्यान रखिए कि आर्टिकल 20 और 21 हमेशा ज़िंदा रहते हैं, कोई भी इमरजेंसी आ जाए। प्लस ये 359 जो है इसमें क्या सस्पेंड करना है और क्या नहीं, ये पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर डिसाइड करता है। तो पहला वाला का हाफ पार्ट सही था, दूसरा गलत था। अगले में लिखा हुआ है आर्टिकल 359 एक्सटेंड्स टू द एंटायर कंट्री वेयर एज आर्टिकल 358 में एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री और अ पार्ट। सो यहाँ पर केवल रिवर्सल किया गया है। ये जो 359 है ये पूरे देश में नहीं लगता है, ये कुछ भागों में लग सकता है या पूरे देश में भी लग सकता है, लेकिन 358 जो होता है वो पूरे कंट्री में लगता है। याद रखो 358 में क्या लिखा हुआ है कि भैया आर्टिकल 19 को हम समाप्त कर देंगे, यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो 358 पूरे देश पे लगेगा, लेकिन 359 जो होगा वो पूरे देश पे भी लग सकता है और देश के किसी भाग में भी लग सकता है। तो अगेन दिस इज़ रॉन्ग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या होता है? देखो, नोटिफाइड एरिया उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर जो एक टाउन है, ठीक है, एक ऐसा कस्बा है जो काफ़ी तेज़ी से सिटी में तब्दील हो रहा है, ठीक है, तो उसको नोटिफाइड एरिया बोला जाता है। और फिर उसके लिए कमेटी बनाई जाती है कि अगर वो तेज़ी से शहर की ओर बढ़ रहा है या शहर जैसा बनता जा रहा है, शहर तो नहीं बनेगा लेकिन शहर जैसा तेज़ बढ़ रहा है, तो कमेटी बनानी होती है। It is a partially elected and partially nominated body created for the administration of fast developing towns. यहाँ पर पार्शली लिखा हुआ है कि थोड़े बहुत इस कमेटी में चुनाव से आ जाएंगे और थोड़े बहुत नॉमिनेट होके आ जाएंगे।
तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं दे ऑल आर नॉमिनेटेड, ठीक है, तो फर्स्ट इज़ रॉन्ग। इसके बाद द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स अमंग देमसेल्फ, कि भैया ये जो कमेटी है इसके जो चेयरपर्सन होते हैं ये कमेटी में से ही आते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। चेयरपर्सन जो होते हैं वो उसको अपॉइंट किया जाता है, एंड इट इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्रोजेक्ट 75I। ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, प्रोजेक्ट 75I इंडिया में जो 6 सबमरीन्स बन रही हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो इंडियन नेवी को दी जानी है, ये प्रोजेक्ट 75I उससे रिलेटेड है। इसमें 3 जो इसमें कुल मिला के 6 जो सबमरीन्स है उसमें उनमें से 3 का नाम के से शुरू होता है और 3 का नाम वी से शुरू होता है। जैसे कि पहला है कलवारी, तो प्रोजेक्ट 75I कुल मिला के 6 सबमरीन्स बना रही है भारत की सरकार इंडियन नेवी के लिए, और ये 75I के अंदर जो 6 सबमरीन्स आती हैं उनमें से नाम है, एक का कलवारी, ठीक है, एक है खांडेरी, एक है करंज, एक है वेला, फिर आती है वागीर और फिर वागशीर। तो 3 के से नाम याद रखने आपको और 3 वी से नाम याद रखने, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। प्रधानमंत्री के मामले में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी 3 सही हैं और 1 गलत है। पहला ही एडवाइस द प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल एडवाइस करते हैं प्रधानमंत्री विथ रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि कब समन किया जाए और कब प्रोरोग किया जाए, यानी कब शुरुआत की जाए किसी भी सदन की और कब सदन को समाप्त किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री के कहने पर ही उनके एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट सदन को बुलाते हैं या स्थगन करते हैं। दूसरा है ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा एट एनी टाइम, तो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री चाहें तो लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग करवा सकते हैं, किसको कहकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को कहकर। देन नेक्स्ट इज सी में लिखा है इज़ द प्रिंसिपल चैनल कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये बिल्कुल गलत है, ही इज़ नॉट द प्रिंसिपल चैनल बिटवीन द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट, ओके, ही इज़ नॉट, तो आंसर इज सी। अगला है 6th द ब्लू फिन महाशीर। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको पता होगा कि महाशीर जो होती है वो एक मछली होती है, यहाँ का स्टेट जो फ़िश है वो महाशीर है मध्य प्रदेश की। तो महाशीर के बारे में पूछा है, काफ़ी अच्छी क्लीन पानी में रहने वाली मछली होती है ये। तो यहाँ पर बताया गया है कि दे प्रेफर क्लीन एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर्स, तो दैट इज़ करेक्ट। दे आर ओनली फाउंड इन हिमालय, तो भैया हिमालय नहीं, ये एमपी में भी मिलता है, तो टेक्निकली पहला आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है, पहले में पूछा है अ फॉर्मल इम्पीचमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल, तो दैट इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है। ये प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे में क्या लिखा है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, इनको बड़ी आसानी से एक संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है राज्यसभा में, अगर वो मेजॉरिटी से पास हो जाए और साथ साथ में एग्री कौन रहे, लोकसभा के लोग, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तीसरे में नो ग्राउंड्स हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल, यानी कि इनको हटाने के लिए संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए प्रावधान ज़रूर होंगे 61-62 में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में काफ़ी आसानी से उनको हटाया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है उस पर पूछा है। पहला है that a nominated
member can be appointed as minister, but within 6 months he must become an elected member of either house of parliament. देखो ये लाइन ही पूरी गलत है. नॉमिनेटेड मेंबर अगर आप हो तो आप मंत्री बनने के लायक तो हो. यहाँ लिखा है कि अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हो तो मंत्री बनने के लिए आपको इलेक्टेड मेंबर होना पड़ेगा, और वो इलेक्टेड मेंबर आपको 6 महीने में होना पड़ेगा. तो ये तो कोई बात ही नहीं होती. तो ये पूरा गलत है. दूसरे में क्या लिखा है? A minister who is a member of one house of parliament has the right to speak and to take part in the proceedings of the other house. आप लोकसभा के एमपी हो तो आप जा सकते हो राज्यसभा में, और वहाँ का जो भी सेशन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. बिल्कुल सही है ये, एग्जैक्टली. इसके बाद तीसरे में लिखा है द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स आर गिवन टू सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि कुल मिला के कितने शेड्यूल होते हैं? 12. 12 शेड्यूल अगर हैं तो इसमें जो सेकंड नंबर की जो लिस्ट होती है, यानी शेड्यूल होता है, अनुसूची होती है, इस अनुसूची में बिल्कुल सही बात है कि सैलरी बताई हुई होती हैं, अलावेंस बताया हुआ होता है, लेकिन ये सैलरी और अलावेंस मिनिस्टर के लिए नहीं बताया जाता है, ये किसी और के लिए होता है. किस किस के लिए होता है? तो ये प्रेसिडेंट के लिए होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, ये गवर्नर जो होते हैं स्टेट्स के उनके लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए होता है, कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होते हैं उनके लिए होता है. ठीक है. और जो भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं उनके लिए होता है. इसके साथ साथ जो हर राज्य होता है उसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, यानी कि जो विधानसभाएं होती हैं या विधान परिषद होती हैं, उनके जो चेयरमैन और स्पीकर होते हैं उनके लिए भी होता है. तो इन सब के अलाउंस आते हैं, मंत्री जी के नहीं आते हैं. केवल 2 सही है इसमें. अगला क्वेश्चन है द न्यू स्पीशीज नेम्ड पायरोसित्रा या पायरोस्ट्रिया लालजी. पायरोस्ट्रिया लालजी करके एक ट्री डिस्कवर किया गया है और ये अंडमान और निकोबार में किया गया है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एक्ट 1996. तो 1996 में कानून बना था पैसा. ये पैसा जो कानून था ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि देखो 1992 में पंचायती राज ये सब तो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं यानी जो ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ तक पंचायतों की ताकत पहुँचे, वहाँ के लोकल लोगों को पंचायतों के बारे में पता चले और पंचायतों के प्रावधान उनको प्राप्त हों, तो इसके लिए पैसा एक्ट बनाया गया था जो जनरली ट्राइबल एरिया को एम्पावर करने के लिए था. फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इट एक्सटेंड द प्रोविजन, यानी ये जो कानून है ये एक्सटेंड होता है अपने प्रोविजंस के साथ इन रिलेटिंग टू पंचायत, पंचायतों को लेकर. बिल्कुल सही. टू द ट्राइबल इन शेड्यूल्ड एरियाज, ये भी सही है, ये भी सही है. कवर्ड बाय द 5th and 6th शेड्यूल. 5th और 6th शेड्यूल में क्या आता है? फिर से 12 अनुसूचियाँ हैं. 5वें जो अनुसूची है इसमें कुल मिला के 10 राज्य आते हैं. 6th शेड्यूल जो है वो बिल्कुल अलग से बना रखा है आसाम और उसके आसपास के 4 राज्यों के लिए, कुल मिला के 4 राज्यों के लिए. तो यहाँ तो भैया शेड्यूल जो ट्राइबल एरिया होगा उनके लिए इस क्षेत्र में एडीसी काउंसिल्स वगैरह जो भी बनेंगी वो बना दी जाती हैं, यानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन मिल जाता है. लेकिन जो 5th शेड्यूल में जो स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से स्टेट होंगे? देखो राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, गुजरात होगा, उड़ीसा होगा, छत्तीसगढ़ होगा, महाराष्ट्र होगा, झारखंड होगा, बिहार होगा, ठीक है, तेलंगाना होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ऐसे 10 स्टेट होंगे. लेकिन इन स्टेट में हर एरिया ट्राइबल या शेड्यूल नहीं होता है. जो जो एरिया ट्राइबल होते हैं वहाँ पर ट्राइबल रेगुलेटरी के हिसाब से अलग अलग उनके वर्क्स चलते हैं. दैट मीन्स ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये असल में गलत है, क्योंकि 5th शेड्यूल में पैसा कानून को लेकर एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन 6th में पूरा का पूरा वो 4 स्टेट्स ही ट्राइबल मान लिया जाता है. दूसरा है इट एम्स टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व द कस्टम एंड ट्रेडिशन. तो बहुत ही जनरल पॉइंट है ये कि भैया पैसा कानून आ जाएगा तो इससे वहाँ के लोगों की यानी ट्राइबल लोगों की कस्टम ट्रेडिशन वगैरह सब सेफ हो जाएंगे. इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन. ठीक है भैया, जो ट्राइबल लोग हैं उनको सेल्फ रूल देने के लिए ही तो पैसा एक्ट आया है.
तो ये सही है। क्वेश्चन में पूछा था गलत कौन सा है, तो केवल फर्स्ट गलत है, 5th शेड्यूल की वजह से। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू डबल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। डबल मेंबरशिप का मतलब आप लोकसभा का चुनाव अपने 2 जगहों से लड़ा, दोनों जगह जीत गए, ठीक है। आप लोकसभा में भी चुनाव जीत गए हो और कहीं ना कहीं आप राज्यसभा में भी नॉमिनेट होके आ रहे हो, तो ऐसे जगह आप जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो उसको डबल मेंबरशिप कंडीशन बोलते हैं। नंबर 1 पे है अ पर्सन इलेक्टेड टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days। ठीक है, 10 दिनों के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा हर हाल में कि इन विच हाउस ही शी डिजर्व्स टू रिजर्व हर सीट इन राज्यसभा बिकम वैकेंट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इस हाउस में भी जीत के आए हो, इस हाउस में भी जीत के आए हो, तो आपको 10 दिनों के अंदर बताना होगा कि लोकसभा में रहना है या राज्यसभा में रहना है। और अगर आपने 10 दिनों में नहीं बताया तो अपने आप राज्यसभा की जो सीट है वो खाली हो जाएगी और आप बैठ जाओगे, आपको बिठाया जाएगा लोकसभा में। अगला है अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इफ इलेक्टेड टू अदर हाउस हिज हर सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट। अगर आप लोकसभा में जीतकर आए हो और बैठे हुए हो मंत्री बनकर, और अगर आप दूसरी उसी अपने कार्यकाल में राज्यसभा में भी इलेक्ट होके आ गए हो, तो आपको लोकसभा की सीट छोड़नी पड़ेगी और राज्यसभा में आना पड़ेगा। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरे में लिखा है पर्सन इलेक्टेड A person elected to 2 seats in a house must exercise her option for one, otherwise both seat become vacant। 2 सीट आप जीत कर आ चुके हो और बहुत खुश हो रहे हो, तो आपको एक सीट चुननी पड़ेगी। अगर आपने दोनों सीटें नहीं चुनी, तो दोनों में से कोई एक नहीं चुना, तो ये दोनों सीट्स जो होंगी वो वेकेंट हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। आपका चुनाव और आपकी 2 जगह का जीतना किसी भी मायने का नहीं रहेगा। तो तीसरा भी करेक्ट है, इसमें 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द एनैक्टमेंट ऑफ अ रेगुलर बजट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले लिखा इसमें बताया गया कि भैया बजट बनता है तो सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले इससे भी पहले देखो, बजट जब बनता है तो अलग अलग मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपना अपना डिमांड फॉर ग्रांट्स देते हैं। जैसे तैसे एक बजट बनाया जाता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है सदन में। ठीक है, प्रेजेंट करने के बाद में, तो ये पहला स्टेप है, आप बजट बनाओगे और आप लोकसभा में इसको पेश करोगे। पेश करने के बाद क्या करना होगा, दूसरा पॉइंट डिस्कशन ऑन बजट। तो पेश करेंगे तभी तो डिस्कस होगा, तो सेकंड पॉइंट इसके बाद आएगा। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट मतलब रेल मंत्रालय कुछ और पैसे मांगेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कम पैसे या ज़्यादा पैसे मांगेगा, हर मंत्रालय अपने अपने पैसे मांगेंगे। तो कौन सा मंत्रालय जो अपना पैसा मांग रहा है उसे वो पैसा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, उस पर डिस्कशन होता है, उस पर वोटिंग होती है। तो बिल्कुल सही है, तीसरे पर ये स्टेप आएगा। और चौथे में लिखा है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। सो दिस इज़ द फाइनल स्टेज। अगर अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है दैट मीन्स फाइनेंस बिल आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये एक के बाद एक स्टेप होती हैं, ये बिल्कुल सही अरेंज है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है इनमें। तो इसका आंसर रहेगा 1, 2, 3 एंड 4। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स आर मैनेज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्रधानमंत्री के कार्यालय कौन कौन से फंड को मैनेज करते हैं। तो पहला है पीएम नेशनल रिलीफ फंड, आप सभी को पता है कोविड में काम आया था, तो ये बिल्कुल प्रधानमंत्री ही मैनेज करते हैं, उनका ऑफिस मैनेज करता है। दूसरा है नेशनल डिफेंस फंड, डिफेंस फंड भी प्राइम मिनिस्टर ही मैनेज करते हैं। तीसरा है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड, डिज़ास्टर आता है देश के अंदर, यानी कि होम मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है। और चौथे में लिखा है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स कोई एक डिपार्टमेंट आएगा, तो एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, इट इज़ कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, तो यही मैनेज करता है इस फंड को, यानी आंसर है 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट की शक्ति के बारे में पूछा गया है, तो समझ लेते हैं। पहला है इट कैन पनिश पर्सन इंक्लूडिंग इट्स मेंबर फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। सदन के कानूनों के खिलाफ गए या उसे ब्रीच किया या उसके प्रिविलेजेस को, फ़ायदों
से वो जो आपको फैसिलिटी देता है उसका आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया तो सदन आपको पनिश कर सकता है, ये करेक्ट है। इट कैन रिकमेंड फॉर द रिमूवल ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ प्रेसिडेंट। सरकार का जो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कंपनी का होता है, प्राइवेट कंपनी का, उसी तरीके से सरकार का कैग होता है, इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, लेखा एवं महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। तो इनको अगर हटाना है तो बिल्कुल ये सदन रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है इट कैन एंटायरली एक्सक्लूड जुडिशियल रिव्यू। तो ये पहली लाइन ही अगर आप में थोड़ा सा पॉलिटी का सेंस हो तो पता लग जाना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू से कोई भी बाहर नहीं है। इवन 9th शेड्यूल डाला था जवाहरलाल नेहरू ने, तो उसमें भी वो भी इसीलिए डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहें। जुडिशियल रिव्यू यानी कि सुप्रीम कोर्ट सदन के बनाए हुए कानूनों को चेक कर सकता है, ठीक है, इसी ताकत को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस ये तीसरा पॉइंट तो बिल्कुल गलत ही है, और स्पेशली कोर्ट ने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया था सन 2006 और 7 के केस में। और वो कोलियो वर्सेस तमिलनाडु का केस था जिसमें क्लियरली बोला गया था कि भले ही आप 9th शेड्यूल में कैसे भी कानून डाल के रख दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर सकता है। जबकि 9th शेड्यूल बनाया ही इसलिए गया था बाय जवाहरलाल नेहरू ताकि इस कानून के, इस शेड्यूल के अंदर कुछ भी लॉ डाल दिया जाए उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो कोर्ट आया और बोला कि ना भैया हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरम। कोरम का मतलब होता है एक ऐसी अटेंडेंस सदन की या पार्लियामेंट की जो पर्टिकुलरली उस प्रतिशत पे रहे तो सदन का काम हो सकता है। यानी कि मान के चलिए कि आप स्कूल में हैं, आपकी क्लासरूम है, टीचर है और अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं। अब कितने बच्चे आने चाहिए तो टीचर पढ़ाएगा, उसे कोरम बोला जाता है। पहले में लिखा है इट इज़ फिक्स्ड एट 20% बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ रेस्पेक्टिव हाउस, तो ये गलत है। अगर सदन के अंदर 10% लोग आ जाते हैं, अगर सदन के अंदर 10% लोग आ जाते हैं तो सदन चल सकता है, ठीक है। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री मीटिंग्स हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। 20 लिखा है, यहाँ 10 होना चाहिए था, तो ये गलत है। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है इट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ये जो 10% है इसको 20 करना है, 30 करना है, ये पार्लियामेंट कर सकती है क्या? तो बिल्कुल कर सकती है, और ये सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, बिल्कुल सही। अगले में लिखा है इट इंक्लूड्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सिंपल मेजोरिटी का मतलब जितने भी आए हैं उनका एक बहुत ही बेसिक सा वोटिंग परसेंटेज। तीसरा, इट इंक्लूड्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, तो दैट इज़ करेक्ट। कोरम है तो कोरम में जो सदन के लोग हैं उनको तो गिना ही जाएगा कि हाँ भैया 10% होना चाहिए, लेकिन उस 10% के अंदर जो उस सदन में लोकसभा हो तो जो स्पीकर बैठे हुए हैं उनको भी गिना जाएगा, या राज्यसभा हो तो उसमें जो चेयरमैन बैठे हैं तो उन्हें भी गिना जाएगा, तब वो 10% पूरा होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आर करेक्ट। ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी ये बहुत ही ज़्यादा एक खुफिया एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, बहुत ही ताकतवर है, सीबीआई से भी ज़्यादा ताकतवर एजेंसी है ये। और इसे 2008 में बनाया गया था जब 26/11 यानी होटल ताज वाला जो हादसा हुआ था उसके बाद। तो पहला लिखा है कि इट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये थोड़ा सा गलत है, ये बहुत ही ज़्यादा जोश में लिखा गया है। इट्स होम मिनिस्ट्री, ठीक है, गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट करता है एनआईए। दूसरे में लिखा हुआ है इट हैज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, तो यस दैट इज़ करेक्ट। एनआईए बाहर विदेश में भी जाकर इन्वेस्टिगेशन की ताकत रखता है, अब वो पता लगे कि परमिशन मिलती है नहीं, तो सेकंड इज़ प्योरली करेक्ट। तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट्स में ट्रांसफ़र केसेस टू एनआईए आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनआईए किसका है? ये तो सेंटर का है, लेकिन स्टेट को अगर इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो अपने केस को ट्रांसफ़र एनआईए को कर सकता है, लेकिन पूछना किससे पड़ेगा? जिसका है वो, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तो तीसरा भी सही है। आगे बढ़ते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देखो, जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वैसे स्टेट में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। विधानसभा तो हर स्टेट में होगी, लेकिन विधान परिषद कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको व्यस्त रहना ज़्यादा पसंद है, तो वो विधान परिषद भी बना देते हैं। यहाँ बात विधान परिषद की हो रही है, ठीक है। इट्स लाइक राज्यसभा ऑफ द स्टेट। लाइक फॉर एग्जांपल एमपी की बात करेंगे तो एमपी में तो केवल विधानसभा ही है भोपाल में, ठीक है, विधान परिषद नहीं है। केवल 6 आपको ऐसे स्टेट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको विधान परिषद भी मिलेगी, तेलंगाना, आंध्र वगैरह, यूपी वगैरह, यूपी बिहार। ओके, तो पहले में लिखा हुआ है द क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज डन बाय देयर रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज। क्लियरली नो है ये। अगर आपकी विधानसभा है, यानी भोपाल मध्य प्रदेश की विधानसभा है, तो उसको अगर विधान परिषद बनाना है तो प्रस्ताव ज़रूर भेजेगी, लेकिन इस विधान परिषद को बनाने का काम स्टेट असेंबली का कभी नहीं होगा। वो हमेशा पार्लियामेंट का ही होगा, यानी संसद का होगा, दिल्ली वाली। दूसरे में लिखा हुआ है द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी इन द स्टेट असेंबली ऑफ कंसर्न स्टेट। तो दैट इज़ करेक्ट। आपको अगर विधानसभा भी चाहिए तो वो तो होगी, लेकिन आपके स्टेट को विधान परिषद भी चाहिए, तो ये बनाने के लिए आपको प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, एक संकल्प लेना पड़ेगा, जिसको हम रेजोल्यूशन कहेंगे। और वो रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना ज़रूरी है, और तब वो जाएगा पार्लियामेंट में, और फिर पार्लियामेंट की मर्जी से विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दिस कमिटी considered the matter of procedure and conduct of business in house and recommend necessary amendments or additions to the rules of house। बात देख रहे हो, यहाँ रूल्स की बात हो रही है, रूल्स ऑफ द हाउस। और रूल्स ऑफ द हाउस कौन सी कमेटी बनाएगी या रिकमेंड करेगी? दैट इज़ रूल्स कमेटी, ठीक है। जैसे एक होती है जनरल पर्पस कमेटी। ये जनरल पर्पस का मतलब होता है कि जो भी जनरल काम काज हैं उनके बारे में राय देना। रूल्स कमेटी जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये लोकसभा में भी मिलेंगी, लेकिन लोकसभा में इसमें आपको 15 मेंबर मिलेंगे, और ये राज्यसभा में भी मिलेगी वहाँ के रूल्स रिफॉर्म करने के लिए, सुझाव देने के लिए। लेकिन राज्यसभा में ये 16 लोग होंगे। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि लोकसभा में 15 ही लोग हैं, लेकिन राज्यसभा में 16 लोग होते हैं इस कमेटी के अंदर। तो दैट इज़ सुपर करेक्ट। एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये तो भैया टाइम टेबल बनाती है, कब आना है कब जाना है। दूसरा है डी, इसमें लिखा हुआ है कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा सा फ़र्क रहता है। यहाँ लोकसभा में 15 के लगभग मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा में इसमें 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अश्योरेंस की बातें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट से हटाते हैं। कब हटाते हैं? जब वो संविधान का नियम का कुछ वायलेशन कर दे। इस मामले में गलत क्या है, यानी कि कौन सा कथन करेक्ट नहीं है? तो पहला बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है कि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। बिल्कुल सही। संविधान का हनन क्या होता है ये संविधान में लिखा ही नहीं है, तो ये सही है। ये तो पूरा कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या डिफाइन करेगा, ठीक है। बी में लिखा हुआ है द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कहीं भी शुरू हो सकती है। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद आता है सी, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं? देखो, राज्यसभा के अंदर मिलेंगे आपको ये 12। ये वो मेंबर्स होते हैं जो इलेक्शन से जीत के नहीं आए हैं। इनको प्रेसिडेंट ने क्या किया है, नॉमिनेट कर दिया है, अपनी मर्ज़ी से नाम भेज दिए हैं। सोशल चाहे उनका बैकग्राउंड हो, अच्छा सामाजिक उनका बैकग्राउंड हो, आर्ट्स कल्चर या किसी लिटरेचर या साइंस से जुड़े हुए लोग होते हैं ये। तो प्रेसिडेंट इनको ला ज़रूर सकता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है
तो ये 12 लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन प्रेसिडेंट को जब हटाना होता है तो ये 12 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये सही है। अगला है डी, बचा एक ही है बस। दैट मीन्स क्लियरली इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। तो दिस इज़ रॉन्ग। ये आखिरी वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है कि आप इसको फुल स्टॉप लगा के ख़त्म कर देते तो ये पॉइंट सही हो जाता। देखो, इम्पीचमेंट अगर करना है तो रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, संकल्प, और संकल्प अगर लाना है तो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। और इन दोनों के 2/3 लोग अगर हाँ बोलते हैं तो संकल्प पारित हो जाता है। ठीक है, अब ये 2/3 कौन, प्रेजेंट इन वोटिंग नहीं, अरे भैया टोटल। ठीक है, टोटल का होना चाहिए। राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसका हटाने की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट है, उसको आर्टिकल 61 में भी लिखा गया है। आखिरी क्वेश्चन है, जीवन वायु रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज। जीवन वायु क्या है? कोरोना के टाइम पे बहुत न्यूज़ आई थी। ये पहला आंसर सही है। इट इज़ अ डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है जो पेशेंट्स में ऑक्सीजन के फ्लो को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ओके।